लाइव वीडियो लिखा रहा है, अभी नहीं आ रहा होगा। Hello students, I am Akhilesh Mishra. I am physics faculty at Avanti Learning Center Private Limited, Meerut branch. So basically ये क्लास हम लोग रन कर रहे हैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, और बाइलैंग्वेज हम लोग पढ़ा रहे हैं इसके अंदर। और हमने स्टार्ट किया था कल लेक्चर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की, जिसमें हमने आपको आवेश के बारे में बताया था कि आवेश क्या होता है, आवेश के क्या मात्रक हैं, आवेश की क्या परिकल्पना है, आवेश के क्या गुण हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था अबाउट कूलम्स लॉ, कूलम का नियम, और कूलम का नियम क्या होता है, इसमें एसआई पद्धति में इसका क्या फार्मूला है, सीजीएस पद्धति में क्या फार्मूला है, और उस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। तो इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो हमने फॉर्मूले बताए थे आपको, जब दो चार्जेस के बीच में, आवेशों के बीच में माध्यम वायु है कि निर्वात है, एयर है या वैक्यूम है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था आपको। फॉर एयर इट इज 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 upon R square, FA is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, and in CGS system it is Q1 Q2 upon R square for air और वैक्यूम, वायु या निर्वात के लिए। ये फॉर्मूला बताए थे हमने आपको। इसके बाद फॉर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम, 1/4 pi epsilon naught epsilon r, या पहले हम लिखते हैं 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. Another formula 1/4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 upon R square, and another formula 1/4 pi epsilon naught k Q1 Q2 upon R square. These formulae for any other medium. क्योंकि यहां हमने बताया था एप्सिलॉन जो था हमारा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या बताया था हमने आपको, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, और यही क्या था हमारा के था। तो यहां से एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू अपने यहां रख दी ये वाली, और यहां से एप्सिलॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट के, अपने वैल्यू यहां। यही हमने आपसे डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। इस पर बेस हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। अब हम आगे न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आपको अगला न्यूमेरिकल बता रहा हूं। अच्छा सॉरी, हिंदी में बोलना है मुझे। दो आवेशों के मध्य बल F कार्य करता है यदि एक आवेश से 25% आवेश दूसरे पर स्थानांतरित कर दें, तब दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला नया बल ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लस Q and माइनस Q इज F. If 25
25% charge from 25% charge is transferred from one charge to another charge, then we have to calculate the new force between the two charges. इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है वो F कार्य कर रहा है, तो F फिजिकल टू कितना आ गया हमारा, F फिजिकल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी साइन नहीं लगाते, फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। अब हमने क्या किया, एक आवेश से दूसरे आवेश में 25% चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो Q का 25% कितना होगा, 25% को ऐसे निकालते हैं, नीचे 100 आता है, तो कितना आ गया, Q/4 आ गया। तो Q/4 चार्ज इससे इसमें ट्रांसफर हो गया, तो इसमें Q/4 कम हो गया, इसमें Q/4 क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस पर नया आवेश कितना आ गया, Q माइनस Q/4, और इस पर माइनस Q था तो माइनस Q प्लस Q/4, तो ये आ गया 3Q/4, और ये भी कितना आ गया, माइनस 3Q/4। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू फोर्स बिटवीन देम। The new force will be F dash is equal to K Q1 Q2 upon R square, that is F dash is equal to K QQ upon R square into 9/16। 9/16 ये क्या हमारा है, तो ऑलरेडी F है, तो F dash कितना आ गया, 9F/16, and that is the answer। That is the answer। नया फोर्स कितना हो जाएगा, 9F/16। क्लियर है, तो ये न्यूमेरिकल हो गया आपका। इसके बाद में एक न्यूमेरिकल और डिस्कस कर रहे हैं। अब बेटा आप वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। That is, find the ratio of electric force and gravitational force between the two electrons। ये इलेक्ट्रॉन इस पर चार्ज कितना, माइनस में होता है, और इसका मास कितना 9.1 10⁻³ kg, और इसका भी मास कितना 9.1 × 10⁻³ kg, and the distance is r। We have to calculate the ratio of electric force and gravitational force between them। वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, Fe = 9 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है 6.67 10⁻11 इंटू m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। हमें रेशियो निकालना है Fe अपॉन Fg का, तो कितना आ गया 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या 6.67 इंटू 10⁻11 m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। नाउ Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू 9 10⁹ Q1 Q2 अपॉन 6.67 10⁻11 m1 m2। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज। Q1 कितना था
1.6 माइनस 19 कूलम या 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम अपॉन 6.67 10⁻11, मास कितना आ गया 9.1 माइनस 31। जब ये सॉल्व करते हैं Fe अपॉन Fg तो नियरली 10⁻42 या 10⁻43 का इसका रेशियो आता है। यदि यही क्वेश्चन हमसे पूछते हैं दो प्रोटॉन्स के बीच तो सेम आप वही करेंगे, दोनों के मासेस दे देंगे। तो यहां Fe और Fg का जो रेशियो आता है वो नियरली 10⁻36 आता है। यदि आप लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और सेम निकालते हैं तो Fe और Fg का जो रेशियो आता है वो नियरली 10⁻39 आता है। आप न्यूमेरिकली सॉल्व करना टफ हो जाता है तो कोशिश करें कि आपको याद रहे, लेकिन आप बेसिक मेथड जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन है दो आवेशों के बीच कार्यरत बल F है। यदि आवेश किन्हीं आवेशित चालकों को, गोले चालकों को स्थानांतरित किए जाएं तब नया बल ज्ञात कीजिए। देखिए द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 is F. Now these charges are replaced by two conducting spheres. Then calculate the new force between them. अब न्यू फोर्स जो होगा, अब ये आपने ये दे दिया Q1 और ये दे दिया Q2। अब चालकों को दिया है ना, तो बिंदु आवेश था, पॉइंट चार्ज था। यहां जो चार्ज आएगा वो उस पर यहां आएगा और इस पर क्या आएगा, यहां आएगा। भाई डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर तो r है, लेकिन F = Q1 Q2 / r² में जो r होता है वो आवेशों के बीच दूरी होती है। तो ये आवेश यहां आ गया, ये दूरी क्या होगी, बढ़ गई ना, r' क्या हो गया, r से बड़ा हो गया। आवेशों के बीच की दूरी r होती है इस फॉर्मूले में, तो F = 1/r² होता है। r बढ़ा, F क्या होगा, कम हो जाएगा। कोई फोर्स F है तो F' क्या हो जाएगा, F से कम हो जाएगा। ये दूरी r है, पॉइंट चार्जेस है। अब आवेश यहां तो होगा नहीं, चालक पर आवेश क्या आ गया, इस पर यहां आ गया, इस पर यहां आ गया। आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ गई, और दूरी बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। The distance between the charges will increase, therefore force will decrease. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है ए व बी समरूप चालक हैं।
तथा इनके बीच कार्य करने वाला बल F है यदि दोनों को स्पर्श करके उन्हें उसी दूरी पर रख दें तब दोनों के बीच कार्य करने वाला नया बल ज्ञात कीजिए। बात समझे। A and B are identical metal spheres and the force between them is F. Now A and B are brought in contact and placed at the same distance. Now we have to calculate the new force between them. देखिए पहले इनके बीच में फोर्स कितना काम कर रहा था, F इज इक्वल टू के क्यू 2q अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज F इज इक्वल टू 2k अपॉन आर स्क्वायर। देखिए आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स हैं, समरूप धात्विक चालक हैं, और जब भी आइडेंटिकल होते हैं और आपस में इनको टच करते हैं फिर वही रखते हैं तो प्रत्येक पर आवेश क्या होता है, दोनों के योग का आधा होता है। When the two identical conducting spheres brought in contact, then the charge on each will be half of sum of them. That is, अब नया चार्ज कितना आएगा, Q प्लस माइनस 2q अपॉन 2, Q डैश कितना आ गया माइनस q बाई 2, दोनों पे चार्ज क्या आ गया, सेम आ गया। अब आपको न्यू फोर्स फाइंड करना है, तो ये माइनस क्यू बाई 2 और ये माइनस क्यू बाई 2, तो न्यू फोर्स कितना आ गया आपका, न्यू फोर्स आ गया k क्यू बाई 2 इंटू क्यू बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर, यह कितना आ गया k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/4। यहां तो 2 आ रहा है ना, तो यहां भी 2 करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या डिवाइड, तो कितना आ गया 2k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/8। तो आंसर क्या आ गया आपका, f डैश इज इक्वल टू f/8 आ गया ना, दैट इज आंसर। आपने टच किया और फिर वही रख दिया, दोनों पर आवेश कितना आएगा, दोनों के योग का आधा, तो माइनस क्यू बाई 2 इस पर, माइनस क्यू बाई 2 इस पर, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया, ये 1/4 हो गया, यहां 2 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या डिवाइड, ये f है, तो आंसर क्या आ गया f/8, दैट इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, एक आवेश Q को दो आवेशों Q1 व Q2 में विभाजित किया जाता है, तथा उन आवेशों को किसी दूरी
R पर रखा जाता है। Q1 व Q2 के मान ज्ञात कीजिए यदि आवेशों के बीच बल अधिकतम। For English medium students, the charge Q is divided in two parts, Q1 and Q2, and they are placed at a distance of R. Calculate the value of Q1 and Q2 such that the force between charges is maximum. आपको Q1 और Q2 के मान याद करने हैं कि जो दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स हो वो क्या हो, मैक्सिमम। देखिए वैसे तो आपको इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ग्राफ में मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उच्चिष्ट एंड निम्निष्ठ। फिर मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूं बिकॉज पूरा टॉपिक पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। देखिए ऐसा है कि ये y है और ये x है, ये कोई आपको कर्व दिया गया है। आप ग्राफ का हमारा लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें सारी बात क्लियर हो जाएगी। किसी भी पॉइंट पर यदि स्लोप निकालना होता है, ढलान निकालना होता है, तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि ग्राफ और वेक्टर्स को बेसिकली कहा था मैंने। आप ग्राफ को भी आज घर जाके पूरा लेक्चर आप यूट्यूब पर जाकर उसको पूरा सर्च कर लीजिए। अवंती संकल्प पे जाएंगे तो ऊपर प्ले लिस्ट पर आपको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के। तो उसमें ग्राफ वाला आप टॉपिक पूरा ठीक से पढ़ लें। तो देखिए आप इस पॉइंट पर स्लोप निकाल रहे हैं, ढलान निकाल रहे हैं, तो उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करते हैं आप, टेंजेंट, स्पर्शरेखा। आपको इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। और जो स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप होता है dy by dx, dy by dx, जो tan थीटा होता है। मैं डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा। यहां y की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, यहां y की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। और चाहे y की वैल्यू मैक्सिमम हो, अधिकतम हो, या y की वैल्यू मिनिमम हो, न्यूनतम हो, इन दोनों ही कंडीशन में स्लोप क्या आएगा, dy by dx, यहां भी 0 आएगा और यहां भी 0 आएगा। मतलब एट मैक्सिमा और मिनिमा, इसे बोलते हैं उच्चिष्ट, इसे बोलते हैं निम्निष्ठ। ये उच्चिष्ट और ये क्या है, निम्निष्ठ। dy by dx कितना होता है हमारा, 0 होता है। स्लोप क्या होता है, 0 होता है। और मैक्सिमा के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी अभी आपको बहुत ज्यादा। मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो वो आता है नेगेटिव, और मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या आता है, पॉजिटिव। अभी इतना हम गहराई में नहीं जा रहे। चार्ज Q को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, Q1 और Q2। तो Q1 को मान लिया आपने x, तो Q2 कितना आ गया, Q माइनस एक्स। दोनों का सम कितना आएगा, Q आएगा। तो एक चार्ज है आपका x और एक है आपका Q माइनस एक्स, और आपको इनके बीच में फोर्स निकालना है, और फोर्स भी कैसा, मैक्सिमम। तो इनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला आ क्या गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ गया F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कौन कौन सी राशि बदल रही है भाई, x और f। x बदलेगा K फिक्स्ड है, Q फिक्स्ड है, R फिक्स्ड है। तो यदि मैं यहीं पर देखूं f और x में ग्राफ ड्रॉ करूं तो f की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब स्लोप df by dx कितना आएगा, 0 आएगा। y मैक्सिमम कब था, जब स्लोप dy by dx कितना आया था, 0 आया था। तो f विल बी मैक्सिमम, f की वैल्यू अधिकतम होगी कब, when df by dx is equal to क्या, 0। जब df by dx कितना आएगा, 0 आएगा। मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा आपको, लेकिन बेसिक आपको मेथड आना चाहिए।
तो यहां से f इज इक्वल टू के क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आर स्क्वायर। तो यदि मैं df बाई डी एक्स लेता हूं, के एक्स का 1 होता है, कोई मेथड क्या होता है, पार को लिखते हैं पहले और पार में से 1 माइनस करते हैं। यहां पार को लिखेंगे पहले और पार में से 1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर। देखिए मुझे पता है कैलकुलस में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलस का भी आइडिया दूंगा इसमें, पहले मैं सॉल्व कर लूं। तो df बाई डी एक्स कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। तो 0 इज इक्वल टू के क्यू माइनस एक्स की पावर 0 और किसी की पावर 0 क्या होती है 1 माइनस 2x अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से q माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 0, 2x क्या आ गया q और x क्या आ गया q बाई 2। तो हमने जो चार्ज लिए थे q1 क्या लिया था x और q2 क्या लिया था q माइनस एक्स। तो ये क्या आ गया q बाई 2 और ये भी कितना आ गया q बाई 2। वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए अलजेब्रा से y इज इक्वल टू x1 x2 है, y विल बी मैक्सिमम, y का मान अधिकतम होगा कब, when x1 इज इक्वल टू x2। दोनों इक्वल होंगे तो y क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मेथड आपको बेसिक आना चाहिए। यहां से f मैक्सिमम कब होगा, जब x q माइनस एक्स तो फिक्स है, जब x q माइनस एक्स से क्या होगा इक्वल होगा। तो f इज इक्वल टू के एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। f विल बी मैक्सिमम कब, जब x इज इक्वल टू क्यू माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू q, तो x कितना आ गया q बाई 2, दैट इज द आंसर। देखो बेटा, यदि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और जो एनसीईआरटी है, कोई ऐसा तो बड़ा डिफरेंस नहीं होता। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा हमारा फंडामेंटल, हमारा थ्योरी, बिकॉज जो भी नीट का एग्जाम होता है या आईटी मेंस का होता है, मैं एडवांस की बात तो नहीं कर रहा, दोनों ही सीबीएसई की बॉडी कंडक्ट करते हैं। आईटी एडवांस को तो आईटी कंडक्ट करता है, लेकिन आईटी मेंस जहां से आप एनआईटी जाते हैं या नीट जो आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, वो सारा सीबीएसई कंडक्ट करती है और सीबीएसई एनसीईआरटी को फॉलो करती है। यदि आपने मैं समझता हूं कि बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज को पकड़ने में दिक्कत आती है, लेकिन जो बेस है वो एनसीईआरटी है और वो काम बाकी टीचर्स का है कि एनसीईआरटी को एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना। आप उसके साथ को रिफ्रेशर भी लेते हैं, अदर बुक्स भी लेते हैं। तो यदि आपने ठीक से उस फंडामेंटल्स को समझा, आप उसके बाद में कोई भी चैप्टर करने के बाद में, जैसे लॉकडाउन खुलता है, आप जो 14 ईयर्स के पेपर्स हैं आईटी मेंस के और नीट के, आप लेके चैप्टर वाइज आते हैं, आप यदि उन चैप्टर वाइज उनको आप क्वेश्चंस लगाएंगे, सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ा, उसके प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए वो आप लगाएंगे, तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन आपसे होगा। लेकिन वो तभी होगा, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को 2-4 न्यूमेरिकल्स कर लिए, बाकी स्किप कर गए या कहीं से प्रैक्टिस नहीं किया, या कहीं कैलकुलस का यूज आ गया तो मेडिकल वाले बच्चे उसको गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं यार हमसे कैलकुलस नहीं होगा। वहां वो फंसते हैं और वहीं से उनका जो एक इंटरेस्ट है पढ़ने के प्रति, जो रुझान है, वो कम होता चला जाता है। इसलिए जहां जहां आपको दिक्कतें आती हैं, आप मेरा नंबर भी नोट कर लें। यदि कोई आपको टॉपिक पर्टिकुलर लगता है कि हाँ हमें इसमें दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको उसका अलग वीडियो बनाकर यूट्यूब पर या इस पर डाल दूंगा। लेकिन अपना फंडामेंटल मत खोना। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कैलकुलस का, मुझे पता है कि आपको यहाँ दिक्कत आई होगी इस चीज में। तो आपको यदि फिर भी दिक्कत आती है तो हम लोग आपको हेल्प करेंगे और आप उसमें मैं आपको कैलकुलस का अलग लेक्चर बना दूंगा, जिसमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का पूरा 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप सब कुछ सीख जाएंगे। लेकिन आप उसमें आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं कैलकुलस का। लेकिन बेटा काम की बात करना, व्हाट्सएप पे कभी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना शुरू कर दो, वो चीज डिस्टर्ब करती है।
तो जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है मुझे व्हाट्सएप कर दें। देखिए y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n है, y x का फंक्शन है, y x पर डिपेंडेंट है, y x पर निर्भर है। यदि x में मैं बहुत स्मॉल चेंज करता हूं dx, आप ऐसा मान लो कि x है 100 तो dx कितना आ गया 0.001, बहुत स्मॉल होता है। यदि मैंने x में बहुत स्मॉल चेंज कर दिया, बढ़ा दिया इसको dx, तो y भी स्मॉल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो y प्लस डी वाई माइनस वाई क्या आ गया dy, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो x प्लस डी एक्स रेज टू दी पावर n माइनस एक्स रेज टू दी पावर n, जिसको सॉल्व करना बहुत टफ है। तो इसके लिए हमने मेथड निकाला डिफरेंशिएशन का, मैथमेटिकली हमने इसको प्रूव किया, मतलब डेराइव किया, डेरिवेशन नहीं बता रहा मैं आपको। dy बाई dx, सही समझे? यदि x में स्मॉल चेंज में dx कर रहा हूं तो y में स्मॉल चेंज dy कितना आएगा, तो इसके लिए पार को लिखेंगे पहले और पार में से 1 माइनस कर देंगे। इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x में स्मॉल चेंज dx करने से y में स्मॉल चेंज जो dy आता है वो कैसे निकालते हैं, पार को लिखते हैं पहले और पार में से 1 माइनस करते हैं। यदि मैं dx को यहां ले जाऊंगा तो ये सेम रिलेशन आ जाएगा। इसको टफ सॉल्व करना बहुत टफ है, इसको सॉल्व करना बहुत इजी। मैं एक दो एग्जांपल से बता रहा हूं आपको कि यदि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है तो dy बाई dx आप क्या करेंगे, पार को लिखेंगे पहले और पार में से 1 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 3x स्क्वायर आ गया। यदि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है तो dy बाई dx करेंगे तो क्या करेंगे, पार को लिखेंगे पहले और पार में से क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, दैट इज कितना आ गया माइनस 2x माइनस 3 आ गया। यदि y इज इक्वल टू एक्स है, आपको dy बाई dx करना है तो पार को लिखेंगे पहले और पार में से 1 माइनस कर देंगे, और किसी की पार 0 कितना होता है 1 होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? यदि y इज इक्वल टू कहीं दिया है आपको 7 तो dy बाई dx, अरे इसमें तो x है ही नहीं, सेंस समझो ना। यदि x में स्मॉल चेंज dx कर रहे हैं तो y में चेंज कितना आएगा, या x ही नहीं है तो क्या आएगा 0 आएगा। यदि कहीं आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 11 दे रहा है तो dy बाई dx आप क्या करेंगे, पार को लिखेंगे पहले, पार में से 1 माइनस करेंगे, पार को लिखेंगे पहले, पार में से 1 माइनस करेंगे। यहां तो x है ही नहीं तो क्या आ गया 0, तो आंसर क्या आ गया 2x प्लस 1, किसी की पार 0 कितना होता है 1 होता है। आप मेरी बात समझे? यदि f इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दिया था, यहां तो y x का फंक्शन है, क्या दिया था k q माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर दिया था ना भाई। यहां y x का फंक्शन है, यहां f x का फंक्शन है, मतलब f x पर निर्भर है, बाकी तो नियत है, कांस्टेंट है। सॉरी ये हमने x दिया, तो मैं क्या करूंगा, f x का फंक्शन है df बाई dx, y x का फंक्शन है dy बाई dx, df बाई dx। तो यहां पहले मैंने f लिखा k क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जैसे कहीं आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दे रहा है कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो dy बाई dx में क्या करते हैं, 3 का कांस्टेंट है, इसको s से लिखेंगे और इसको पार को पहले और पार में से 1 माइनस करेंगे। यहां y x का फंक्शन है, यहां f x का फंक्शन है, तो मैं क्या कर रहा हूं df बाई dx कर रहा हूं। तो k अपन जैसे 3 है, ऐसे k अपन आर स्क्वायर है, कांस्टेंट है। यहां भी q कांस्टेंट है, x का तो वही करेंगे ना, पार को लिखेंगे पहले और पार में से 1 क्या करेंगे माइनस करेंगे, पार को लिखेंगे पहले और पार में से क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, और इसी को हमने 0 करके सॉल्व किया था, x इज इक्वल टू q बाई 2 आया था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी और क्लास में आएगा तो मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा, बट जो प्रॉपर वीडियो है इसके जिसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देकर समझाया गया है, क्या होता है मैक्सिमा, क्या होता है मिनिमा, वो ठीक से आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो बातों को समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहां मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म डिस्कस कर रहा हूं।
देखिए क्या होता है। ये Q1 है और ये Q2। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश क्या होता है कि आप इसका टेल वेक्टर का यहां रखेंगे और हेड यहां रखेंगे, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, स्थिति सदिश हो गया। ये क्या हो गया R2 और ये डिस्टेंस R हो गया। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ये इस पर कहां लगाएगा फोर्स, इधर लगाएगा, और ये इस पर कहां लगाएगा, इधर लगाएगा। ये क्या आ गया, ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 1 पर लग रहा है फोर्स, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। ये क्या आ गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F12 क्या आ गया, इंग्लिश में लिखूं कोई दिक्कत नहीं, फोर्स ऑन 1 मतलब Q1 ड्यू टू Q2। 1 पर फोर्स किसके कारण, 2 के कारण। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। 2 पर फोर्स किसके कारण, 1 के कारण। अब आपको इसमें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर है, इधर 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। डायरेक्शन तो इधर है ना, ये है डायरेक्शन। यदि वेक्टर एडिशन आपने घर से पढ़ के आए, मैंने आपसे कल कहा था कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये क्या आ गया, वेक्टर R आ गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। बार बार समझा रहा हूं बेटा, जितना 11th का जो बेसिक मैथ से आप सीखोगे, मतलब फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना बड़ी बात नहीं होती। अब तो स्टेप मार्किंग है, हमें तो उस टाइम की ध्यान है। एक बच्चा था अभिषेक जैन, यूपी बोर्ड का था, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मेरठ का, और 2003 में ही गॉट 99 मार्क्स आउट ऑफ 100, जबकि स्टेप मार्किंग नहीं हुआ करती थी। यदि आपको एक एक चीज बुक आती है, मैं रिकमेंड करता हूं, वैसे मुझे यहाँ रिकमेंड मतलब नहीं करनी चाहिए वैसे, लेकिन एक कुमार मित्तल की बुक आती है पुरानी वाली, और इस बुक की ब्यूटी ये है जो मुझे लगी कि उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ। जितनी भी बुक्स आती हैं सारी सॉल्व बुक आती हैं। मैं नई बुक की बात नहीं कर रहा, नई बुक मैंने देखी नहीं है, लेकिन पुरानी बुक्स में कोई सॉल्यूशन नहीं था उसका। और जब बच्चे एक एक चैप्टर में 40 40 50 50 60 से न्यूमेरिकल्स किया करते थे, और जब वो डाउट डिस्कस करते थे, तो उससे सारी चीजें अपने आप क्लियर होती थी। जहां जो चीज आपको परेशान करती है, आपको वेक्टर परेशान करता है, आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन समाकलन अवकलन परेशान करता है, आपको लॉग परेशान करता है, आपको ग्राफ परेशान करता है, जो भी फंडामेंटल चीजें परेशान करती हैं, यदि आपने उनको सीख लिया तो आपका खुद ही इंटरेस्ट पढ़ने के लिए बढ़ जाएगा। बच्चा कब बचता है, जब चीजें से क्लियर नहीं होती। जैसे लगता है मैं 11th में मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लॉकडाउन की आपके लिए अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप यदि इस टाइम पे पिछली चीजों को सीख लेंगे, हम तो आपको वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, सारे हिंदी में लेक्चर दे रहे हैं आपको, ये आप उनसे पढ़ना तो आपको ही है। ये आप ठीक से उनको पढ़ जाएंगे, सीख जाएंगे, कोई पर्सनल प्रॉब्लम आए आप मुझे डिस्कस कर लें, आपको हेल्प करेंगे इस चीज में। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि इसके वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल, और रिजल्टेंट क्या होता है, फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड, वो रिजल्टेंट है। तो यहां पर देखो ना, R2 के हेड से R का टेल, और रिजल्टेंट क्या आ गया, फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड। तो इसका मतलब क्या है, R2 प्लस R इज इक्वल टू R1 है। पहली बात तो आपको यह पता हो कि कैप R का मतलब क्या होता है, वेक्टर R अपॉन R।
यहां से वेक्टर F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वेक्टर R अपॉन R। वो R21 है, मतलब हमें पता है R की वैल्यू ये है, इधर है R, हमें तो इतना पता है। वेक्टर F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन RQ वेक्टर R। आपका स्कूल एग्जाम में तो यही काम खत्म हो जाता है। दिस इज द कूलम्ब इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन आपको यहां से, और वेक्टर R क्या है, वेक्टर R तो ये है, तो आप क्या करेंगे, R2 प्लस R इज इक्वल टू R1, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस है ना, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, R1 माइनस R2। ये बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। यदि ये आता होगा तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, यदि नहीं पता होगा आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। मैं आगे इस पर 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और ऐसे ही यदि मैं F21 की बात करता हूं तो F21 मेरा कितना आ गया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F21 इधर है ना, एरो कहां आएगा, इधर आएगा ना इसका, तो वही कैप R, और कैप R कितना आ गया, वेक्टर R अपॉन R। तो F21 कितना आ गया, K Q1 Q2 अपॉन RQ वेक्टर R। अभी वेक्टर R कौन सा है, इस बार वेक्टर इधर है ना। देखो यदि इधर है तो दिस माइनस दिस, यदि एरो इधर है, प्रूव भी कर दिया, दिस माइनस दिस, एरो इधर है तो दिस माइनस दिस। R क्या आ गया आपका, R2 माइनस R1। और वैसे निकाला हो तो R1 प्लस R इज इक्वल टू R2। फिर समझे मेरी बात को, जो F12 है ये इसको फोर्स लगा रहा है इधर, ये इसको रिपल्सिव फोर्स है, प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। F12 1 पर फोर्स है, कौन लगा रहा है, 2, और F21 2 पर फोर्स है, कौन लगा रहा है, 1। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, परिमाण हो गया। और हाई फॉर्मूला डायरेक्शन क्या हो गई F12 की, इधर हो गई ना, इधर है ना डायरेक्शन, इधर है ना, के पार। और के पार क्या होता है, वेक्टर R अपॉन R, वेक्टर R अपॉन R, फॉर्मूला ये आ गया हमारा। और R क्या है, R इधर है ना, यदि R इधर है, मैं प्रूफ भी कर चुका हूं, तो क्या आएगा, R1 माइनस R2। यदि मैं F21 की बात कर रहा हूं तो भाई तो याद रहना चाहिए आपको, K1 Q2 अपॉन R3 इंटू वेक्टर R, वेक्टर फॉर्म में। और वेक्टर R क्या इधर है ना, इधर तो क्या होगा, R2 माइनस R1 होगा। क्लियर है, इसको आप ठीक से पढ़ना, क्योंकि अब वेक्टर का एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। अब वेक्टर्स के अंदर जो भी सारा इसका एप्लीकेशन है, अब आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आज घर जाकर जिन बच्चों ने वेक्टर नहीं पढ़ा है, उस वेक्टर को प्रॉपर स्टडी कर लें, आपको वीडियो लेक्चर से बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैंने बताया था अवंती संकल्प पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर अवंती संकल्प पर जाकर जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसके बाद वीडियोस आएंगे, आपको मेरा फेस दिखाई दे जाएगा। उस वीडियो को क्लिक करेंगे तो आपको सारे ग्राफ, वेक्टर, सारे वीडियोस में दिए हुए हैं। अभी इसमें कैलकुलस का मैंने नहीं डाला है, कैलकुलस का भी डाल दूंगा मैं उसमें, जिससे आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ठीक से समझ सकें आप। उसको ठीक से आप स्टडी कर लें, क्योंकि अगला जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, अध्यारोपण सिद्धांत है, ये वैद्युत क्षेत्र है, सब में वेक्टर का एप्लीकेशन है, कैप आई, कैप जे, कैप के, वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो घर जाके इसको स्टडी करें, आपको इस पर इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। और जहां भी आपको न्यूमेरिकल्स की रिक्वायरमेंट है, हम ग्रुप पर डलवा देंगे, आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करें। उनके डाउट सेशन हम सारा लेंगे, वेरी शॉर्ट, कंसेप्चुअल, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, बोधात्मक, आंकिक, जो भी आपके डाउट्स होंगे वी विल डिस्कस। थैंक यू वेरी मच।